वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं इस धमाकेदार मंच पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया स्पेशल बिहेवियर, नए केस कि किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन के इंपेडेंस या वोल्टेज और करंट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। सही है। तो कल की क्लास का कुछ यहां पे हम लोग आज यूज करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कल की क्लास का रिवीजन करा देता हूं कि हमने कल की क्लासेस में क्या क्या देखा था। याद रखना सारे फॉर्मूले, कौन कौन सा बिहेवियर था समझना। देखो, सबसे पहले जो मैंने बताया था या हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि सर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, क्या बेटा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या था। ये कुछ इस तरीके से था, z ऑफ l माइनस z ऑफ 0 डिवाइड बाई z ऑफ l प्लस z ऑफ 0, दैट इज माई रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। ये सबको याद रहा होगा। ऐसा वाला इसका क्या था, एक बिहेवियर बना था, है ना। अब आगे चलते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था आपको मैक्सिमम वोल्टेज। क्या बोला था बेटा, मैक्सिमम वोल्टेज। अब देखो क्या क्या फॉर्मूले थे इसके, दो फॉर्मूले निकले थे कि इनपुट या आपका इंसिडेंट वेव की वोल्टेज का मैग्नीट्यूड विद मल्टीप्लाई विद 1 प्लस योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना। और इसका अगर मैं V ऑफ मिनिमम की बात करूं तो ये होता था बेटा आपका कि ये इंसिडेंट वेव का मैग्नीट्यूड 1 माइनस रिफ्लेक्शन ऑफ कोफिशिएंट। रिमेंबर अगेन वन थिंग, यहां पे ये जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का क्या यूज में लिया जाता है, मैग्नीट्यूड यूज में लिया जाता है, ध्यान रखना। इन दोनों को यूज करके जब हम लोगों ने निकाला था वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, जो कि आप जानते हो कि इट्स है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई मिनिमम वोल्टेज था, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइड बाई 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट थी, है ना। और कल की क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला और डेवलप किया था। कौन सा किया था कि अगर मैं इस V ऑफ मैक्स को अगर मैं देखना चाहूं किसके फॉर्म में, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो के फॉर्म में, तो ये कुछ ऐसा मिला था कि इट्स 2 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट वेव का मैग्नीट्यूड वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, यही मिला था। ओके। और अगर मैं बात करूं कि V ऑफ मिनिमम क्या मिला था, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ I डिवाइड बाई 1 प्लस वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। देख लो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो निकलेगा, और जो यही होता है V मैक्स डिवाइड बाई V मिनिमम। ओके। अगर आप लोगों को निकालना है मैक्सिमम करंट, क्या निकालना है बेटा, मैक्सिमम करंट, तो क्या बोलोगे कि सर मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई Z नॉट। अगर आप लोगों ने निकालना है क्या, मिनिमम करंट, तो क्या बोलोगे, मिनिमम वोल्टेज डिवाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। परफेक्ट है ना। ओके, ध्यान रखना सारी चीजें। उसके अलावा अगर आपको इनपुट इंपेडेंस, अगर इनपुट इंपेडेंस की मैक्सिमम वैल्यू को और इनपुट इंपेडेंस की मिनिमम वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के स्क्वायर के बराबर मिलता है, ठीक है ना। ये थोड़ा इधर है, ध्यान रख से समझना। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू की इंपेडेंस के स्क्वायर के बराबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि Z ऑफ इनपुट का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, अगर मैं इसका क्या निकालूं मिनिमम वैल्यू, तो क्या आया था, इट्स Z ऑफ L। अगर मैं निकालूं कि Z ऑफ इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय Z ऑफ L था। कंडीशंस हमेशा याद रखना बेटा। मिनिमम वैल्यू जो मिलती है वो कब मिलती थी, वो जब मिलती थी कि जब आपका जो लेंथ है, वेव लेंथ जो आपकी थी, या आप बोलते हो कि आपका बीटा, कि आपकी जो लंबाई ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन थी वो आपकी लैम्बडा बाई 2 के बराबर आ रही थी, ठीक है ना, या इसके मल्टीपल्स लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा 3 लैम्बडा बाई 2, तो ये कंडीशन इसके लिए थी। ओके। और मैक्सिमम के लिए क्या थी कि भाई अगर ये मैक्सिमम मिलेगा तो लेल की वैल्यू जो थी वो आपकी लैम्बडा बाई 4 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए। यहां पे आप एक बात को और समझ सकते हो, अगर आपको याद हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा जब मिल रही थी, जब बीटा इंटू एल की जो वैल्यू थी वो पाई बाई 2 या n पाई बाई 2 के बराबर हो रही थी, सही है ना। और ये 10 के अंदर आ रहा था, इसमें 10 का फॉर्मूला बन रहा था ना, 10 पाई बाई 2 कितना होता है, इन्फिनिटी,
tan पाई बाई 2 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो इसके अंदर जब ये वैल्यू इन्फिनिटी हो रही थी, जब जाके बिहेवियर कुछ इस तरीके का बन रहा था, ये आपकी मिनिमम होती है, ये मैक्सिमम होती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमेशा जेड नोट का स्क्वायर आपको देखने को मिलता है, याद रहेगा, क्लियर है, ये आपको देखने को मिलता है। अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम, इसको अपन लोगों ने एक टर्म में और डिफाइन किया था कि अगर आप मिनिमम टर्म की बात करोगे तो इसकी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोल सकते थे कि इट्स जेड ऑफ नोड डिवाइड बाई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है जेड नोड मल्टीप्लाई विद वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले थे, मैंने फिर से लिख दिए हैं, आप लोगों के माइंड में फिर से आ जाने चाहिए, रिपीट कर लेना, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, और एक भी फॉर्मूला मैंने रटवाया नहीं है, सारे फॉर्मूले डिराइव किए हुए फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं जरा, देखो अब सर अगर मैं बात करूं, देखो भाई हम कहां तक देख चुके हैं, हम ये देख चुके हैं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर, ठीक है, सीक्वेंस है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे गए, हमने पढ़ा वोल्टेज एंड करंट के बारे में, इक्वेशन को डिराइव किया, तो डिराइव किया तो उसके बाद में हमको पता लगा कि वोल्टेज एंड करंट की जो होती है वो आपके सोर्स से लोड की तरफ ट्रेवल करती है, और किस तरीके से ट्रेवल करती है, एक साइनोसोडल तरीके से, मतलब वोल्टेज एंड करंट साइनोसोडल तरीके से लोड के पास जा रहा है। अब लोड के पास पहुंचने के बाद में अगर लोड का इंपीडेंस अगर ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से अलग है तो वोल्टेज और करंट में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों पाया जाएगा। सही बात है। अब किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है और कितना होता है, इस चीज को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए समझिए जरा। ओके, दो चीजें हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं आज कुछ केस ले रहा हूं, ठीक है ना, उन केस से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, फॉर ए शॉर्ट सर्किट लाइन या शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें समझना, कौन सा केस है। मैं बोल रहा हूं कि सपोज दैट यहां पे ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है। क्या है बेटा, ये ट्रांसमिशन लाइन, और इस ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस है जेड नोट, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, ठीक है ना। बट इसके यहां पे जहां पे लोड लगा हुआ होता है, यहां कोई लोड लगा हुआ नहीं है, और ये कैसा है, शॉर्ट सर्किट है। कैसा है, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब आप समझते हो ना, जहां शॉर्ट कर दिया मतलब वहां इंपीडेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। वेरी गुड। मतलब जेड ऑफ एल की जो वैल्यू है वो जेड ऑफ एल की वैल्यू, इसका मतलब कितनी है, जीरो है। मतलब क्या होगा, यहां से सोर्स एंड से, यहां इस सोर्स एंड से इधर जो आएगा वो आएगा आपका वोल्टेज एंड करंट का इंसिडेंट वेव आएगा, यहां से टकरा के कुछ वापस जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा दोनों में। सही बात है। और जो थोड़ा बहुत कुछ आगे जाएगा वो वोल्टेज एंड करंट का कौन सा रहेगा बेटा, ट्रांसमिट वेव। कौन सा रहेगा, ट्रांसमिट वेव। अब भाई ये तो हमें पता है ये कहानियां कि ये कुछ ऐसा होने वाला है, ये कुछ ऐसा होने वाला है। अब किस तरीके से होगा और क्या क्या बिहेवियर होगा उसको जरा समझ लेते हैं। देखो बेटा, आप एक बार बिना कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज किए इसमें अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचिए। देखो, यहां से जाओगे, यहां पे हो आप लोड पे, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया तो कनेक्शन है, बिल्कुल है। इसमें करंट जा सकती है, जा सकती है। अब मान लो इसमें कुछ करंट जाएगी तो इसके क्रॉस यहां पे वोल्टेज कितना होगा। आप बोलोगे सर वोल्टेज जो होता है वो होता है करंट मल्टीप्लाई विद इंपीडेंस। मतलब अगर इसके पास में वोल्टेज जो कि आपका ये ट्रांसमिटेड वोल्टेज है, अगर इस ट्रांसमिटेड वोल्टेज को मैं देखूं तो आप बोलोगे सर इट्स जेड ऑफ एल मल्टीप्लाई विद आई ऑफ टी होना चाहिए। अब करंट तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जेड ऑफ एल यहां पे शॉर्ट सर्किट की वजह से कितना है, जीरो है। तो मतलब ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो, होना चाहिए। अब ऐसे फॉर्मूले जब मैंने डेवलप कराए थे आप लोगों को याद करो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, और आप लोगों का वोल्टेज का, करंट का, जब सारे डेवलप किए थे, जब ऐसे ही किए थे यहां पे, परफेक्ट है। अब मतलब कोई भी ट्रांसमिट नहीं होगा तो भाई वोल्टेज का क्या बिहेवियर रहा होगा। भाई अगर इस पॉइंट में देखूं तो यहां पे इधर दो वोल्टेज है, एक ये है, एक ये है, और इधर कितना है, एक है, वी ऑफ टी है। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मतलब यहां पे आने पे कितना कंपोनेंट वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, जरा चेक कर लेते हैं। अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखूं किसका, वोल्टेज का, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखूं किसका, वोल्टेज का, तो कितना होना चाहिए। अब देखो इस चीज से मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे यह समझ में आ रहा है बेटा
कि यहां पे अगर वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं है तो मतलब जितना वोल्टेज आ रहा है यहां टकरा के पूरा का पूरा वापस जा रहा है। सही है, मतलब इधर वोल्टेज आया किसी मैग्नीट्यूड का, टकरा के पूरा का पूरा वापस चला गया। मतलब क्या है, मतलब यह है सर कि रिफ्लेक्टेड वेव का मैग्नीट्यूड आपके इंसिडेंट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बट इंसिडेंट आएगा इधर, रिफ्लेक्टेड जाएगा इधर, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अलग अलग होगी। इंसिडेंट इधर जा रहा होगा, रिफ्लेक्टेड वाला इधर आ रहा होगा। सही है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो अगर मैं एग्जैक्ट रिलेशन लिखूं तो मैं बोल दूंगा कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का है बराबर, पर डायरेक्शन दोनों की कैसी है, अलग अलग है। अगर इंसिडेंट इधर है तो रिफ्लेक्टेड अपोजिट है, मतलब इंसिडेंट 5 है तो रिफ्लेक्टेड -5 है। समझ में आ गई कहानी? तो दोनों एक दूसरे के अलग अलग है। समझ में आया? अब देखो, जब शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ना हम किसी चीज को, तो करंट मैक्सिमम हो जाती है। आपको पता है ना करंट कैसी हो जाती है, मैक्सिमम। क्या आई ऑफ टी 0 हो सकती है कि यहां पे नहीं हो सकती? तो मतलब इंसिडेंट करंट आएगी और इधर से आके आगे चले जाएगी। अब करंट किस तरीके से होगी वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी देखो क्या होगा सर, अगर मैं बात करूं, अब ये तरीके से तो हमको समझ में आ गया सारी कहानी, सही बात है। अब थोड़ा फॉर्मूले बेस से देखते हैं। देखो, अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखूं किसका, वोल्टेज का, कितना होना चाहिए सर, जेड ऑफ एल माइनस जेड ऑफ जीरो, जेड ऑफ एल माइनस जेड ऑफ जीरो। अब जेड ऑफ एल की वैल्यू को 0 पुट करो, कितना मिल रहा है, दैट ओके नीचे प्लस होता है, कितना मिल रहा है, -1। मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है -1। अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, चेकआउट करो। अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है कि वोल्टेज, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट वोल्टेज, ये मिल रहा है आपको -1। इसका मतलब ये रिलेशन पहला वाला बिल्कुल सही है कि रिफ्लेक्टेड वोल्टेज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज। बताओ, फॉर्मूले से भी यही निकल गया है, समझ के भी कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ट्रांसमिट वोल्टेज कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। भाई वोल्टेज कोई भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। और अगर आपको याद हो तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज की कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या था, इट्स 1 प्लस रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज। देखो यहां पे इसकी वैल्यू -1 डालो तो ये कितना मिलेगा, 0। तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। सही बात है, बिल्कुल। चलो करंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, करंट की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसका, करंट का, तो बेटा क्या होता है, इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। यही होता था, ये करवाया मैंने, यही होता है। अगर इसकी वैल्यू -1 है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट कितना आ जाएगा, माइनस और -1 कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, पूरा का पूरा 1 हो गया भाई। मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट कितना है, 1 है। इसका क्या मतलब है, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने यहां पे देखा तो ये करंट इधर आई, ये करंट इधर जा रही है, मतलब I ऑफ R डिवाइड बाई I ऑफ I इक्वल्स टू 1, मीन्स I ऑफ R इक्वल्स टू I ऑफ I। अब यहां से आप एक चीज को समझिए कि इंसिडेंट करंट और रिफ्लेक्टेड करंट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट कंडीशन ये है कि डायरेक्शन, यहां पे ये देखो कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट करंट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड करंट आर कैसी है, सेम है बेटा। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। देखो क्यों, बिकॉज नेगेटिव साइन नहीं है सर, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है। मतलब ऐसा हो रहा है, इंसिडेंट वाला कंपोनेंट भी इधर ही आ रहा है और रिफ्लेक्टेड वाला यहां से टकरा के वापस नहीं जा रहा है, वो भी इधर ही आ रहा है। मतलब ये दोनों जुड़ के कहां जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं। और ऐसा होना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि भाई करंट का एक फिनोमिना है। क्या करंट का फिनोमिना है कि हमेशा लो इंपीडेंस वाले पाथ को चूज करती है। अब देखो बेटा, यहां से इंसिडेंट वेव आई यहां पे आने के बाद करंट के पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है इधर वाला, एक रास्ता है इधर वाला। कौन सी करंट की बात कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्टेड करंट की। अब रिफ्लेक्टेड करंट यहां से टकरा के वापस जाना चाहती है। अब वो वापस तो जाएगी, लेकिन इसका इंपीडेंस है Z0, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का कुछ ना कुछ इंपीडेंस है, कुछ ना कुछ इंपीडेंस है। तो वो इधर जाने की बजाय उस इंपीडेंस में से जाएगी ना जहां इंपीडेंस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, 0 है। तो जो कंपोनेंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए था वो रिफ्लेक्ट ना होके वो भी क्या हो जाएगा,
ट्रांसमिट हो जाएगा। अब देखो एक कंपोनेंट तो ट्रांसमिट हो ही रहा था, रिफ्लेक्शन वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब ये भी इधर जाएगा, दूसरा भी इधर आ जाएगा। मतलब ट्रांसमिटर वाले के तो बल्ले बल्ले हो गए भाई। अब देखो जरा हो गए कि नहीं हो गए। देखो अगर मैं ट्रांसमिट ऑफ करंट देखूं तो क्या होगा, 1 प्लस रिफ्लेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये हो गया 1 + 1, मतलब कितना मिल गया 2। तो देखो अगर मैंने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ करंट मतलब ट्रांसमिट ऑफ करंट I ऑफ t डिवाइड बाई I ऑफ I कितना मिल रहा है बेटा, 2 मिल रहा है। इसका मतलब ट्रांसमिट करंट कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट करंट। और आनी भी चाहिए थी, क्यों आनी चाहिए थी, बिकॉज I ऑफ R और I ऑफ I, मतलब ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि ट्रांसमिट करंट इक्वल्स टू इंसिडेंट करंट प्लस रिफ्लेक्टेड करंट। समझ में आ गया। मतलब ये करंट जो यहां टकरा के वापस जानी थी वो वापस ना जाके किधर ट्रांसमिट होगी, आगे ट्रांसमिट होगी। तो ये कंपोनेंट भी जाएगा, ये कंपोनेंट भी जाएगा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि अगर कनेक्टेड लोड का इंपेडेंस अगर ट्रांसमिशन लाइन के इंपेडेंस से अगर कम नजर आता है तो ट्रांसमिट होने वाला जो करंट होगा, क्या होगा बेटा, ट्रांसमिट होने वाला जो करंट होगा वो हायर होगा किससे, इंसिडेंट वाले करंट से। जबकि वोल्टेज जो होगा, ट्रांसमिट होने वाला वोल्टेज जो होगा वो इंसिडेंट वाले से कैसा रहेगा, कम रहेगा। मतलब अगर लोड का इंपेडेंस कम है तो उसमें करंट ज्यादा होगी, अगर इंपेडेंस ज्यादा है तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज ज्यादा होगा, ट्रांसमिटेड करंट कम होगी। यह कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। क्या ये क्लियर है सबके, ठीक है, क्या ये क्लियर है, ओके। अब जरा चीज को ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। ये किस्सा थोड़ा समझ में आया आपको, ओके। अब देखो अब क्या कहानी है और ये इंसान क्या कहना चाह रहा है, उस चीज को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो बेटा, अगर मैं यहां पे बात करूं, किसकी बात करूं, ये क्लियर है ना पूरा, ओके। अब देखो अगला केस, अगर मैं बात करूं कि सर यहां पे मुझे वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, किसकी बात करूं बेटा, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना मिल रहा होगा, जरा चेक कर लेते हैं कितना मिल रहा होगा भाई। अगर मैंने किया 1 प्लस मॉड्यूलस आता है इसमें, ध्यान रखना 1 माइनस, सही बात है, ओके। तो अगर मैं इसमें बात करूंगा तो ये कितना मिल रहा है, देखो 1 प्लस कितना मिल रहा था, इसकी वैल्यू कितनी मिली थी भाई, इसकी वैल्यू -1 मिली थी। तो 1 - 1 डिवाइड बाई, ओके सॉरी 1 + 1 डिवाइड बाई 1 - 1, 2 डिवाइड बाई 0, इट मीन्स इट्स इन्फिनिटी। वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो की वैल्यू कितनी मिल रही है, इन्फिनिटी मिल रही है। परफेक्ट है ना भाई, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, इसकी रेंज याद है ना, कहां से कहां तक हो सकता है। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो जो होता है VSWR जो होता है, ये लाई करता है बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी। तो मतलब मैक्सिमम मिल रही है, मतलब मैक्सिमम मिल रही है। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों जो है ना वो एक दूसरे में एड अप पाए जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। अब किस तरीके से कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब इससे एक बात और क्लियर हो रही है, अगर मैं देखूं कि मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है वो कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है जरा चेकआउट करो, क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ I वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो डिवाइड बाई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो प्लस 1। कितना बन रहा है जरा भाई देखो, ये तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को बाहर कॉमन ले लो, कट जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ I। मतलब मैक्सिमम वोल्टेज कैन बी एग्जिस्ट ओवर डबल टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज या इंसिडेंट वोल्टेज। सही बात है। अब आप बोल रहे हो सर यहां ऐसा कैसा होगा, ट्रांसमिट वोल्टेज नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे डायग्राम पे, पूरे सर्किट पे ये वोल्टेज आपका मैक्सिमम पाया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कहां पाया जाएगा, लेकिन इतना मैक्सिमम वोल्टेज पाया जा सकता है इस पूरे सिस्टम के किसी भी पॉइंट पे, इतना हो सकता है, ओके। दूसरी चीज, अगर मैंने बोला कि मिनिमम वोल्टेज कितना रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ I डिवाइड बाई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो प्लस 1। अब देखो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा। मतलब मिनिमम वोल्टेज कितना रहेगा, 0 रह सकता है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी कहानी समझाता हूं मैं भाई। बाल की खाल तो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, हमको समझ में तो आ गया कि शॉर्ट सर्किट जब हो जाएगा तो कैसा कैसा केस बनेगा। अब ये जो V मैक्स I मैक्स ये डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, यहां से क्या हो रहा है, इंसिडेंट वेव, ये सोर्स है, इस सोर्स एंड से चल रही है और यहां तक पहुंच रही है लोड तक,
ठीक है, ये कुछ ऐसा है साइनोसोडल, यूं परफेक्टली। ओके, ये कुछ इस तरीके से समझ में आ गया। यहां पे मान लो क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, यहां पे लोड है, ये यहां पे लोड है। लोड से जो आगे, ये मैं ऐसे सीधे रेड पेन से बना देता हूं, लोड से जो आगे वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये इससे बना रहा हूं जो रेड से बना रखा है, ये है शॉर्ट सर्किट। यहां पे वोल्टेज नहीं है, मतलब यहां पे ये सिर्फ इंसिडेंट वोल्टेज है V ऑफ I, यहां से आगे नहीं जा रही है, मतलब V ऑफ T की वैल्यू यहां पे कितनी है, 0 है। तो पहले तो आप ये देखो कि इस सोर्स से, इस एंड से लेके इस एंड तक, मतलब यहां तक जब आप आगे, ये मतलब ये ग्राउंड है, ठीक है, तो इस एंड तक पूरे सर्किट में मिनिमम वोल्टेज कहां है। आप बोलोगे सर यहां तो मैग्नीट्यूड इतने वाली वोल्टेज की वेव है एक जो मूव कर रही है, सही है, लेकिन इस पार्ट में वोल्टेज कितना है, 0 है, मतलब यहां पे मिनिमम वोल्टेज आपका लाई कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। भाई पूरे सर्किट की मैं बात कर रहा हूं, तो पूरे सर्किट में कम से कम वोल्टेज कितना हो सकता है, और कहां हो सकता है, 0 हो सकता है, और यहां हो सकता है शॉर्ट सर्किट के पास में, सही बात है। अब मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है और कहां हो सकता है, यह समझना जरूरी है। देखो तो क्या हुआ सर, यहां से इंसिडेंट वोल्टेज आया, यहां आया, यहां टकराने के बाद में रिफ्लेक्टेड वोल्टेज यहां से वापस गया, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। मतलब क्या होगा, यहां से टकराया, डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन था, यहां से टकराया और यहां से टकरा के वापस इसी के ऊपर होता हुआ इस तरीके से वापस चला गया। समझ में आई कहानी। भाई इंसिडेंट हुआ, उसी पे टकरा के रिफ्लेक्शन वापस वैसा का वैसा ही चला गया। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल बिहेवियर तो कुछ ऐसा बनेगा ना कि ये डबल हो जाएगा, ये यूं जाएगा, ये यहां से डबल हो जाएगा, फिर ये यूं आएगा, फिर ये यहां से डबल हो जाएगा, फिर ये यूं जाएगा, फिर यहां से डबल हो जाएगा और फिर यूं आएगा। मतलब ये जो वेव है, ये वेव है आपकी स्टैंडिंग वेव। कौन सी वेव है, स्टैंडिंग वेव, पूरा लिख लेना। कौन सी वेव है बेटा, स्टैंडिंग वेव। समझ गया, आ गया। तो ओवरऑल अगर मैंने देखा तो यहां पे मुझे जो वोल्टेज मिल रहा है वो मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ I मिल रहा है, ठीक है ना। और इसी स्टैंडिंग वेव पे अगर मैं देखूं तो मुझे किसी किसी पॉइंट पे इसका मिनिमम वोल्टेज कितना मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है बेटा, सही है। और यहां पे आपको सर्किट में क्लियर दिख रहा है कि यहां पे वोल्टेज कितना है आपका, 0 आपको मिल रहा है। मतलब पूरे सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है, बाकी वोल्टेज इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। देखो इस तरीके से इनके बीच में, यहां पे मैग्नीट्यूड देखोगे तो 2VI से तो कम ही होगा, ठीक है ना। तो हमेशा वोल्टेज 0 और 2VI के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। इधर वोल्टेज 0 रहेगा, इधर वोल्टेज आपका मैक्सिमम होके बताएगा। समझ में आ गई कहानी। सर्किट से जब हमने निकाला था तो ऐसी ही कहानी निकली थी अभी थोड़ी देर पहले। समझ में आ गया, अरे क्लियर है, ओके। अब आगे चले, थोड़ा सा इसको हटा दूं मैं, ओके। देखो जरा ध्यान से। अब भाई अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया आपका वोल्टेज की वाली बात कि वोल्टेज इस तरीके से एक दूसरे के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। परफेक्ट है, बिल्कुल। अब देखो अगर मैं बात करूं इंपीडेंस की, Z ऑफ मिनिमम, अब जरा मुझे बताओ कि मिनिमम इंपीडेंस कितना हो सकता है। अब कौन सा इंपीडेंस है ये बेटा, इनपुट है, समझना, कंफ्यूज मत होना। वेव इंपीडेंस लिख लो या इनपुट इंपीडेंस लिख लो, और इसकी मैं देख रहा हूं कौन सी वैल्यू, मिनिमम। कौन सी, मिनिमम क्या होती है सर, इट्स अ Z ऑफ नोड डिवाइड बाय वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। Z नोड डिवाइड बाय वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना है भाई, कितना मिला है, कितना मिला है, इन्फिनिटी। ये रख दिया मैंने इन्फिनिटी। कितनी हो सकती है वैल्यू, 0 हो सकती है। 0 कैसे आया अभी चेक कर लेते हैं, टेंशन मत लो। सेकेंड थिंग, अगर मैंने बोला Z ऑफ मैक्सिमम, ठीक है ना, तो Z ऑफ मैक्सिमम में अगर मैं देखूंगा, 1 सेकेंड, Z ऑफ मैक्सिमम अगर मैं देखूंगा तो Z ऑफ मैक्सिमम के हिसाब से ये हो जाएगा Z नोड मल्टीप्लाई विद वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इक्वल्स टू Z नोड मल्टीप्लाई विद इंफिनिटी एंड इट्स गोस टू इंफिनिटी। इट मीन्स द इनपुट इंपीडेंस लाई बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। कहां से कहां तक है बेटा, 0 से इंफिनिटी तक। अब ये केस आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ गया। अब कैसे, समझिए।
इनपुट इंपेडेंस होता है बेटा यहां पे, यहां से आप चेकआउट कर रहे हो, ये हो गया आपका जेड ऑफ इनपुट, परफेक्ट है। अब यहां से जब आप लोगों ने ओवरऑल इंपेडेंस देखा, ठीक है ना, तो आप बोल रहे हो या तो उसकी वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है या उसकी वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, अब यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने इतना, मान लो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है 10 वोल्ट। अभी अगर मैं बोलूं इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, आप क्या बोलोगे, 5 ओम का है, सही बात है भाई, इंपेडेंस कितना है, 5 ओम का है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको शॉर्ट कर दूं, तो अब यहां से कितना इंपेडेंस दिख रहा है आपको, 0। मतलब 0 जब इंपेडेंस दिखता है ओवरऑल, तो उसका मतलब क्या है कि जैसे ये सोर्स है, सोर्स के आगे टर्म पे डायरेक्टली क्या है, शॉर्ट सर्किट है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, यहां से ओपन कर दिया, अब क्या बोलोगे आपकी, अब इंपेडेंस यहां पे कितना है ओवरऑल, आप बोलोगे इन्फिनिटी है। मतलब यहां पे मैंने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आपने सोर्स पे से देखा तो ये आपको 0 भी दिखा सकता है, मतलब बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, इन्फिनिटी भी दिखा सकता है, मतलब बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट। समझ में आई कहानी? अरे भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सर ट्रांसमिशन लाइन एक बहुत ही जबरदस्त केस है, और जबरदस्त केस इसलिए है क्योंकि जब आप लोड को शॉर्ट सर्किट कर दोगे, तो जब आप यहां से देखोगे तो इसका बिहेवियर आपको 2 तरह का दिखेगा, वन इज लाइक शॉर्ट सर्किट, अनदर वन इज लाइक ओपन सर्किट। अब आप ये कंफ्यूज में हो जाओगे कि सर इस केस को फिर मैं शॉर्ट सर्किट वाला केस बोलूं या ओपन सर्किट वाला केस बोलूं। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के तसल्ली से समझना। इसका एक रीजन है, रीजन क्या है बेटा, कि वोल्टेज एंड करंट दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वोल्टेज एंड करंट दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझिए, अब अगर आप बात करो वोल्टेज की, तो वोल्टेज यहां से आगे नहीं जा रहा है, यहां से आगे वोल्टेज नहीं जा रहा है, लेकिन करंट आगे ट्रेवल कर रही है। मतलब अब आप वोल्टेज पे और करंट पे मत जाइए, आप ऐसे समझिए, 2 वेव है, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों यहां से इस तरीके से गई, एक बेचारी के लिए आगे दीवार खड़ी है, वो टकराई और पूरी की पूरी वापस आ गई, सही बात है। और एक के लिए उसको रास्ता ही नहीं, मतलब पहले मान लो वो गड्ढों में चलती हुई आ रही थी, यहां आई और उसे पक्का रास्ता मिल गया, तो भाग के जा रही है। समझ में आया? देखो एक ये रिजल्ट जो है ना, ये किस तरीके से है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है आप लोगों को, जब ही जाके आप लोगों का एक क्लियरिफिकेशन होगा। थोड़ा सा इसको समझिए कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। समझो बेटा, यहां से 2 वेव निकली, यहां से 2 वेव निकली, ठीक है ना, ये दोनों वेव इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन में होते हुए गई। जब ये यहां पे पहुंची, तो यहां पे आपका जो लोड था वो है आपका शॉर्ट सर्किट। आगे लोड कैसा है, शॉर्ट सर्किट है, सही है ना। तो एक वेव तो यहां से टकरा के पूरी की पूरी वापस आ रही है, मतलब आगे बिल्कुल भी नहीं जा रही है, ओके। और ये वाली वेव यहां जाने के बाद में टकरा के वापस आने की बजाय पूरी की पूरी कहां जा रही है, आगे जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक वेव को तो आगे दीवार दिखी है, टकरा के पूरा का पूरा वापस जाना है, आगे बिल्कुल नहीं जाना। दूसरी वेव को आगे बहुत स्मूथ रास्ता दिखा है, जहां पे इंपीडेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो वो पूरा का पूरा कहां चले जाएगा, आगे चले जाएगा। अब समझिए, ये बिहेव है लाइक ए ओपन सर्किट। जब कोई वेव जो होती है उसको आगे जाने का रास्ता नहीं है, जैसे ये बैटरी है, ठीक है ना, तो बैटरी पे अगर मैं यहां ओपन कर दूंगा तो यहां पे रास्ता नहीं है, यहां पे रास्ता नहीं है। तो अगर आगे जाने का रास्ता नहीं है तो मतलब वो दीवार है, एक दीवार बनके खड़ी हुई है। और अगर आगे जाने का बहुत अच्छा रास्ता है तो मतलब यहां पे गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं है, क्योंकि इंपेडेंस 0 है ना, गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं है, एकदम स्मूथ रोड है, तो पूरा भग के जाएगा, यहां से बिल्कुल भी टकरा के वापस नहीं जाएगा। तो ये एज ए हो गया शॉर्ट सर्किट की तरह, ये हो गया ओपन सर्किट की तरह। इसका क्या मतलब है, अब मैं इस पे नहीं गया हूं कि कौन वोल्टेज है कौन करंट है, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, समझ में आया। और ये वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो हम वेव के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि वेव को, एक वेव तो बेचारी पूरी टकरा के वापस आ रही है और दूसरी वेव है जो पूरी की पूरी आगे जा रही है। मतलब इस सिस्टम का बिहेवियर एज ए ओपन सर्किट एंड एज ए शॉर्ट सर्किट दोनों के जैसा है, क्योंकि एक वेव के लिए बिहेवियर अलग है तो दूसरी वेव के लिए बिहेवियर अलग है। वोल्टेज के लिए बिहेवियर ऐसा है तो करंट के लिए बिहेवियर ऐसा है। अब आप वोल्टेज और करंट अगर आप वर्ड डिफाइन कर दोगे ना कि वोल्टेज के लिए एंड करंट के लिए, तो फिर तो वो हो जाएगा स्पेशल केस फॉर शॉर्ट सर्किट।
ठीक है ना। और सिर्फ अगर आप वेव की देखोगे तो बोलोगे एक तो टकरा के वापस आ रही है, एक आगे जा रही है, मतलब एक के लिए तो रास्ता बंद है, एक के लिए रास्ता चालू है। तो एक के लिए तो रास्ता बंद है, एक के लिए रास्ता चालू है। समझ में आई कहानी? ओके, तो दोनों तरह का बिहेवियर आपको इनपुट इंपीडेंस पे दिखाई दे सकता है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे दो वेव है और दोनों के लिए किस्सा अलग अलग है। चले आगे। ओके, अब देखो ये समझ में आया, क्लियर हुआ ना बात ये, ठीक है ना। ओके, तो यहां से आप एक चीज यहां पे नोट डाउन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है ना, द शॉर्ट सर्किट केस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कैन बी behave like short circuit and open circuit for the traveling wave। क्लियर है? ट्रेवलिंग वेव के लिए शॉर्ट सर्किट जैसा भी हो सकता है, मतलब जैसे करंट है पूरी की पूरी आगे जा रही है, ओपन सर्किट भी हो सकता है जैसे वोल्टेज के साथ हो रहा है, टकरा के पूरी की पूरी वापस आ रही है। सही है ना। तो ये वेव के लिए बात की गई है यहां पे, इसलिए मैंने करंट और वोल्टेज को नहीं लिखा है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। क्लियर है? चल सकते हैं आगे। ओके, परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो जरा, हटा दो इसको, है हटा देते हैं। ओके, देखो लोकेशन लाई करानी है, किसकी लोकेशन कहां पे है, कौन कैसा डिफाइन हो रहा है, ठीक है, देखो जरा, ठीक है। एक तो ये बात। अब दूसरी की सर आपने ये ऐसे कैसे बोला, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या दोनों में बिहेवियर बन जाते हैं? क्या नहीं बेटा, ना ऐसा बनता है ना ऐसा बनता है। इनपुट इंपीडेंस दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, मतलब ये वाला केस रहता है कि 0 से बड़ा होता है, इन्फिनिटी से छोटा होता है। फिर भी इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं ना आप लोगों के लिए कि मिनिमम इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, तो अगर इंपीडेंस की वैल्यू मुझे मिनिमम रखनी है तो ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब वोल्टेज आपका मिनिमम पाया जाए और करंट आपकी मैक्सिमम पाई जाए। जब इसमें देखा तो आप लोगों को मिनिमम वोल्टेज कितना मिला है? 0 मिला है, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिला था? 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ I। अब इसको ना आप थोड़ा 2 टाइम्स ऑफ I ऑफ I इंसिडेंट करंट। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए, ये कौन सी जगह का केस है? ये कौन सी जगह का केस है भाई? पूरे सिस्टम को देख रहा हूं ना मैं, तो पूरे सिस्टम में मिनिमम वोल्टेज कहां हो सकता है, मैक्सिमम कहां हो सकता है? देखो, ये कौन सी जगह का केस है भाई? आप लोग जेड ऑफ इनपुट को यहां से देखें, पूरे सिस्टम पे चल के जा रहे हो, हर जगह पे इंपीडेंस है आपका, सही है ना। तो आप यहां पे बोल रहे हो कि कौन से पॉइंट पे मिनिमम इंपीडेंस लाई करेगा, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम इंपीडेंस लाई करेगा। समझिए, इसको देखो, मिनिमम वोल्टेज कहां था? देखो पूरे सर्किट पे कहां था मिनिमम वोल्टेज? यहां था। मैक्सिमम करंट कहां थी? यहीं थी। यहां पे इंपीडेंस कितना है? 0 है, इसलिए मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई है? 0 आ गई। ऐसे भी समझ सकते हो आप, सही है। अगर आप मैक्सिमम की बात करो, किसकी बेटा? मैक्सिमम की, तो यू कैन से V ऑफ मैक्स और I ऑफ मिन। अब V ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिल रहा है? 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ I, ठीक है ना। अब यहां पे है कि मिनिमम करंट कितनी है। अब देखो, अगर आप मिनिमम करंट की बात करोगे तो यहां पे ये वाली करंट भी यूं जा रही है, दूसरी वाली करंट भी यूं जा रही है, दोनों का बिहेवियर जो है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ है, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, समझो जरा ध्यान से, ठीक है। इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दूं ऊपर वाले को। अब देखो, इसमें ना ये चीजें ना आप लोगों के समझने लायक चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको सारे फैक्ट समझ में आने चाहिए। देखो भाई, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं इंसिडेंट वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज, क्या रिलेशन है दोनों में? आप बोलोगे सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इस केस के लिए बात नहीं कर रहा मैं, पहले जनरलाइज करूंगा फिर इस केस की बोलो। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इंसिडेंट वाली वेव यूं जाती है, रिफ्लेक्टेड वाली वेव यूं जाती है, तो V ऑफ I इक्वल टू माइनस V ऑफ R होना चाहिए अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और इधर से इधर जा रहा है। अब ये सही है, इसमें ये दिखा रहा है कि वोल्टेज इधर गया, यहां से टकरा के पूरा का पूरा वापस चला गया, मतलब ये नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इधर वाली डायरेक्शन को दिखा रहा है कि इधर जा रहा है। सही है, ओके परफेक्ट है। तो इसके लिए सही आया था। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं फेज डिफरेंस की, किसकी बात करूं बेटा? फेज डिफरेंस की, तो कितना है? 0 है, जैसा मैंने अभी डायग्राम में बनाया था थोड़ी देर पहले, वेव बनाई थी ना, एक के ऊपर एक बनाई थी, फेज डिफरेंस कितना है? 0 है।
लेकिन अगर इसी में मैं करंट की बात करूं तो यहां मुझे मिल रहा है कि आई ऑफ आई इक्वल टू आई ऑफ आर, मतलब इंसिडेंट भी इधर जा रहा है, रिफ्लेक्टेड भी इधर ही फ्लो हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैं रिफ्लेक्टेड को तो ये बोलता हूं कि टकरा के वापस जाना चाहिए, तो यहां पे नेगेटिव साइन होना चाहिए था। एक्चुअली क्या होता है दोनों में रिलेशन, ये होना चाहिए था कि आई ऑफ आई इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ आई ऑफ आर, लेकिन माइनस नहीं आया, प्लस आया, मतलब इसके साथ आगे एक और माइनस ने काम कर दिया। ये माइनस तो रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को दिखाता है कि भाई टकरा के यहां से वापस आएगी, सही बात है, लेकिन वापस तो आई नहीं, वो तो आगे चले गई, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है। तो बेटा फिर इस नेगेटिव साइन ने क्या दिखाया, इस नेगेटिव साइन ने दिखाया कि जो फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड किसका, रिफ्लेक्शन का, वो कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब समझते हो ना, फेज डिफरेंस कितना दिखाता है, 180 डिग्री दिखाता है। समझ में आ गया। तो क्या कहानी है, देखो अब इसमें करंट कैसे है, ये ट्रांसमिशन लाइन यहां से शुरू हुई, यहां लोड जाके आगे शॉर्ट सर्किट है, समझ गए। अब देखो यहां पे ये करंट का हुआ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट वेव आई करंट की, समझ गए, आ गई। अब यहां से रिफ्लेक्शन होके वापस जानी थी, नहीं गई, आगे चले गई, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया 180, 180 आया, मतलब ये यहां से गया कुछ यूं, कुछ यूं और कुछ यूं। तो अगर आप इसका ओवरऑल रिजल्ट बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 0 0, मतलब यहां पे आई ऑफ मिन लाई कर रहा है कहां पे, इस वेव के ऊपर, मतलब यहां पे मिनिमम करंट लाई करेगी और उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, बिकॉज दोनों के बीच में 180 का क्या है, फेज डिफरेंस है। तो अगर आप एक को इंसिडेंट करंट बोलोगे आई ऑफ आई, और ये हो गया आपका आई ऑफ आर, समझ गए। तो आई ऑफ मिनिमम 0 हो सकता है, तो इसका मतलब यहां पे इंपीडेंस कैसे डिफाइन हो रहा है, इन्फिनिटी की तरह। इसीलिए तो करंट यहां से टकरा के वापस नहीं आई, क्यों, पूरी की पूरी आगे चलेगी। भाई जीरो करंट किस में फ्लो होती है, अब सोचो ना, जीरो करंट किस में फ्लो होती है, जहां इंपीडेंस इन्फिनिटी हो, तो रिफ्लेक्शन को टकरा के वापस आना चाहिए था, लेकिन रिफ्लेक्शन करंट यहां से बिल्कुल वापस नहीं गई, पूरी की पूरी आगे चले गई। इसका क्या मतलब है भाई, है कि रिफ्लेक्शन करंट के लिए ये इन्फिनिटी इंपीडेंस ऑफर कर रही है, इसीलिए तो जेड मैक्स की वैल्यू इन्फिनिटी मिली है आपको, समझ में आया। तो 0 क्यों मिली और इन्फिनिटी क्यों मिली, कहानी समझ में आ गई, 0 यहां की वजह से, इन्फिनिटी यहां की वजह से। ओवरऑल क्लियर है पूरा, ओके। तो दिस इज योर शॉर्ट सर्किट लाइन। आगा केस देखें, अब अगली लाइन में आप लोगों को खुद को समझ में आ जाना चाहिए फटाफट तरीके से, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अच्छे से क्लियर हो गया पूरा, ओके। नेक्स्ट ओपन सर्किट, इसको हटा दूं बेटा मैं, ओके। केस नंबर 2 ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट का पहले डायग्राम बनाओ और ये कहानियां पहले खुद से करने की कोशिश करो, तो आपको पता लग जाएगा कि शॉर्ट सर्किट में आपका कितना दिमाग चला है, ठीक है ना। ये इसको हटा देता हूं मैं, केस नंबर 2 ओपन सर्किट। ओके, ओपन सर्किट, 1 सेकेंड।